सोचिए, भारत के उस प्राचीन काल के बारे में जब इतिहास बस करवट ले रहा था, जब बड़े बड़े साम्राज्य अभी बने भी नहीं थे। हम सब राम को जानते हैं, सगर को जानते हैं, भगीरथ का नाम भी सुना है। लेकिन इन सबसे पहले एक राजा थे, एक महान वंश के संस्थापक। तो सवाल यही उठता है कि इस महान वंश की, इस परंपरा की पहली ज्वाला किसने जलाई? इसका जवाब है इक्ष्वाकु, सूर्यवंश के सबसे पहले राजा। वो आधारशिला जिस पर एक ऐसा वंश खड़ा हुआ जिसने इतिहास पर अपनी अमिट छाप छोड़ दी। तो चलिए, आज इक्ष्वाकु की कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये कहानी है दुनिया के सबसे पुराने और सबसे शानदार शाही राजवंशों में से एक के संस्थापक की। इक्ष्वाकु का शासनकाल कोई आम समय में शुरू नहीं हुआ था। कहते हैं ये उस वक्त की बात है जब एक प्रलयंकारी घटना ने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया था। और उनकी कहानी सीधे सीधे दिव्य उत्पत्ति से जुड़ी है। देखिए, ग्रंथों के अनुसार एक महाप्रलय आई थी और उस प्रलय से मानवता को बचाने वाले थे वैवस्वत मनु। जब सब कुछ शांत हुआ तो उन्होंने ही अपने सबसे बड़े बेटे राजकुमार इक्ष्वाकु को पृथ्वी पर शासन करने का पवित्र दायित्व सौंपा था। और यहीं से, इसी क्षण से सूर्यवंश की शुरुआत हुई। एक ऐसा वंश जिसका नाम और जिसकी पवित्र सत्ता सीधे सीधे सूर्यदेव के साथ उसके दिव्य संबंध से आती है। अब इक्ष्वाकु को सिर्फ एक राजा के तौर पर देखना, मतलब जिसे जन्म से अधिकार मिला हो, वो काफी नहीं होगा। उन्हें एक निर्माता, एक आर्किटेक्ट के रूप में देखना ज्यादा सही है, जिसने एक बिल्कुल नए समाज की नींव रखी। तो उन्होंने किया क्या? देखिए, प्रलय के बाद सब कुछ बिखरा हुआ था, तो उन्होंने एक एक करके ठोस कदम उठाए। पहली संगठित बस्तियां बसाईं, बिखरे हुए समाज को एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा दिया, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने उस महान नगरी की नींव रखी जिसे हम सब आज अयोध्या के नाम से जानते हैं। उनके शासन का मूल दर्शन बहुत साफ था। सब कुछ धर्म पर आधारित था, यानी नैतिक और सदाचारी जीवन। न्याय को पवित्र माना जाता था और खुद राजा भी एक कठोर अनुशासन का जीवन जीते थे। यही उनके शासन की पहचान बन गई। ऋग्वेद और रामायण जैसे महान ग्रंथों में भी उनके शासन का जिक्र मिलता है। उन्होंने वैदिक यज्ञों और अनुष्ठानों को बनाए रखा। उनका शासन आने वाले राजाओं के लिए एक मिसाल, एक स्वर्ण मानक बन गया, क्योंकि ये सिर्फ सत्ता के बारे में नहीं था, बल्कि समाज के नैतिक उत्थान पर केंद्रित था। लेकिन इक्ष्वाकु के कार्यों का असर सिर्फ उनके जीवन काल तक ही सीमित नहीं था। अरे नहीं, उन्होंने एक ऐसे राजवंश की नींव रखी थी जो आगे चलकर महान नायकों और वीरों की खान बन गया। ये एक बहुत ही सीधी लेकिन शक्तिशाली बात है। इसी वंश ने भारत को कुछ सबसे महान शासक दिए, जिनकी कहानियां आज भी, हजारों साल बाद भी हम सबको प्रेरित करती हैं। और जरा इस वंश वृक्ष को देखिए, ये कोई मामूली लिस्ट नहीं है। राजा सगर, जिनके बेटों ने सागर खोद दिया। फिर आए राजा भगीरथ, जो गंगा को पृथ्वी पर ले आए। महान राजा रघु, जिनके शौर्य की मिसाल दी जाती है। और फिर राजा दशरथ, और अंत में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। ये सभी महान हस्तियां इक्ष्वाकु के ही वंशज थे। और हाँ, राजा रघु जैसे पराक्रमी वंशजों के कारण सूर्यवंश को एक और गौरवशाली नाम मिला, रघुवंश। ये नाम अपने आप में ही धार्मिकता और शौर्य का प्रतीक बन गया। तो अब बात करते हैं उनकी सबसे स्थायी विरासत की। वो क्या छोड़कर गए? उन्होंने आदर्श राजत्व के वो सिद्धांत स्थापित किए जो प्राचीन भारत की पहचान बन गए। यही उनके नेतृत्व का पूरा सार है। धर्म से शासन, सत्य से नेतृत्व, साहस से रक्षा और विनम्रता से सेवा। एक बहुत ही स्पष्ट, यादगार और कालातीत आदर्श जो आज भी उतना ही जरूरी है। उनके शासन और उनके वंश का प्रभाव कितना गहरा था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हजारों सालों तक अयोध्या के लोग इक्ष्वाकु वंश को ही अपना मार्गदर्शक, अपनी गाइडिंग लाइट मानते रहे। और ये बात उनके महत्व को बहुत ही खूबसूरती से बयां करती है। इक्ष्वाकु सिर्फ पहले राजा नहीं थे, वो एक ऐसी ज्वाला थे, एक ऐसी लौ जिसने आने वाली अनगिनत पीढ़ियों को रास्ता दिखाया। तो ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि कैसे एक संस्थापक राजा का बनाया हुआ आदर्श हजारों सालों तक एक पूरी सभ्यता की पहचान को आकार दे सकता है। ये वाकई में विरासत की शक्ति और एक महान नेता के दूरगामी प्रभाव का सबसे बड़ा प्रमाण है।